डीएनए के बारे में मतलब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बता रहे थे। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल का मतलब ये होता था किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला वह अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल होता था, याद होगा आप लोगों को, हमने बताया था जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल कितने घटकों से मिलकर बना होता था? 3 घटकों से मिलकर बना होता था। 3 घटक मिलकर क्या बनाते थे? न्यूक्लिक अम्ल बनाते थे। जिसमें क्या क्या होता था? नाइट्रोजन क्षारक, जिसमें क्या होता था? नंबर 1 नाइट्रोजन बेस पाए जाते थे, नंबर 2 शर्करा पाई जाती थी जिसको पेंटोस शर्करा बोला जाता था, और फास्फेट समूह पाया जाता था। ये इतनी चीजें पाई जाती थी। जिसमें हमने बताया था ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ये भी भैया 2 प्रकार के पाए जाते थे। एक पाया जाता था प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। बात जब इसमें की थी प्यूरिन की, तो जिनके लास्ट में नीन आता था, जैसे एडेनिन हमने बताया था ये क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। और जैसे ग्वाइनिन ये क्या कहलाते थे? प्यूरिन। यहाँ पे साइटोसिन ये क्या कहलाते थे? पिरिमिडीन कहलाते थे। थायमिन और यू बोले तो यूरेसिल, ये सब क्या कहलाते थे? पिरिमिडीन कहलाते थे। जब इसके बाद में हम बात करें शर्करा की, तो मैंने बोला था शर्करा भी 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो पाई जाती थी कौन सी? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक डिऑक्सी राइबो शर्करा। एक पाई जाती थी डिऑक्सी राइबोज शर्करा, डिऑक्सी राइबोज, और एक डिऑक्सी राइबोज शर्करा और एक राइबोज शर्करा। यहाँ तक बात किए थे कि नहीं किए थे? बताओ। ये सब बता दिए थे ना। अब हम आज बात करेंगे, हमने इसके बारे में बताया था जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये 2 प्रकार का, एक तो डीएनए और एक आरएनए। एक डीएनए और एक आरएनए। आज जो हम बात करेंगे वो डीएनए की बात करेंगे। आज जो हम पूरी चर्चा करेंगे वो डीएनए के बारे में बात करेंगे। ठीक भाई? तो आप लोग हेडिंग डाल लो डीएनए। आप लोग हेडिंग डालिएगा डीएनए। दिवाली एंड रखो डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये इसका पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब कभी होता क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ की अगर हम बात करें तो डीएनए ही क्या होता है? या ये कह सकते हैं यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज, ये जो है जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है, हाँ, ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अगर बात करें यह क्या है, तो यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह एक क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके बाद में बात करें जो डीएनए होता है, डीएनए बना कैसे होता है, तो हम चित्र पहले बना दें आप लोगों को, उसके बाद में इसके बारे में बताएंगे। तो डीएनए अगर हम बात करें, कुछ ऐसा डीएनए बना होता है। ठीक है, ऐसे ही बस इतना देखिए।
ये क्या बना है? डीएनए। ठीक है, कुछ ऐसा डीएनए बना होता है। अब इसमें क्या क्या होता है तो हम बता दें आपको। देखो ये जो डीएनए बना है इधर, जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी, तो जैसे रस्सी भी ना दो श्रृंखलाओं से बनी होती है। रस्सी होती देखो कितने श्रृंखलाओं से बनी होती है? दो। जैसे तुम लोग जो चोटी बांधते हो ना, चोटी, ये भी लगभग तीन से बनती है ना। तो ऐसे भी जैसे रस्सी होती है वो भी दो श्रृंखलाओं से बनती है। ऐसे ये डीएनए जो होता है ये दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, एक ये और एक ये। बिल्कुल ये भी रस्सी की जैसे तो गुड़ा मतलब उल्टा हुआ पड़ा है, तो इसलिए बोला जाता है डीएनए दो। सबसे पहले एक बात बताओ, डीएनए दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना है कि नहीं? एक ये श्रृंखला और एक ये। लेकिन डीएनए जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए डीएनए का बना होता है, तो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए जो होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। देखो एक बात बताओ, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है अनेक। पॉली का मतलब होता है अनेक। जो पॉली शब्द लिखा है इसका मतलब होता है अनेक, इसका मतलब अनेक। और ये जो न्यूक्लियोटाइड लिखा है ना भाई, ये जो न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड का होता है, ये देख लो, न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, तो जब न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें मिलेंगी, न्यूक्लियोटाइड में जब तीन चीजें मिलेंगी तभी बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड में मालूम क्या क्या होता है? एक तो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षारक। दूसरा इसमें शर्करा पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? शर्करा। और फास्फेट समूह। ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड का एक अणु बनाएंगे। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के अणु बन जाएंगे ना, तब उनको हम बोलेंगे पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। अब एक बात बताओ, जो अगर डीएनए में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षारक, तो इसमें मालूम कौन से पाए जाएंगे? एडेनिन पाया जाएगा, थायमिन पाया जाएगा, और ग्वानिन पाया जाएगा, और साइटोसिन पाए जाएंगे। याद है हमने बताया था पिछली क्लास में, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये पाए जाते हैं किसमें? डीएनए में। और थायमिन के स्थान पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अब सुनो, जो शर्करा याद है, डीएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती थी? शर्करा डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो इसमें जो शर्करा पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी? डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा, तो इसमें ये शर्करा पाई जाती है। तो मतलब जब कोई पूछे आपसे कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि न्यूक्लियोटाइड का होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फेट समूह को ही न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। कहीं यहीं पे एक और चीज पूछ दी जाती है कि न्यूक्लियोसाइड का होता है। न्यूक्लियोसाइड देखो अलग है, कुछ नहीं अलग। यहाँ पे टाइड है, यहाँ पे साइड है, एक ही जैसा है ना। वहां पे क्या है? टाइड, यहाँ पे साइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड में मात्र दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन क्षारक, और शर्करा। और क्या पाई जाएगी? शर्करा। मतलब जब ये दो चीजें होंगी केवल, जब ये दो चीजें केवल होंगी तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और जब ये फास्फेट समूह लग जाएगा तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर सुनो, अब अगर इसीलिए कभी अगर अंतर आ जाए इसका कि इसमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर, तो एक बात बताओ, ये जो होगा ये क्षारीय होगा। ये जो होता है वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्यों क्षारीय होगा मालूम? क्योंकि इसमें
क्षारक पाए जा रहे हैं। और ये अम्लीय होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको फास्फेट समूह बोला जाता है ना, ये अम्ल होता है, ये अम्लीय होगा। ये कैसा होता है? अम्लीय। तो छोड़ो, तो मालूम है। तो पहले इतनी बात आप लोग लिख लो। ये दो चीजें याद रखना है भाई, ये वाली दो चीजें। एक तो न्यूक्लियोटाइड, देखो ऐसे ना लिखना, ऐसे लिखो जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड होगा एक न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या होगा? नाइट्रोजन बेस प्लस शर्करा और प्लस में फास्फेट समूह, ओए बच्चा सुनो, जब नाइट्रोजन बेस का मतलब नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा और फास्फेट समूह, ये तीनों चीजें होंगी तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। जब सुन देखो, जब नाइट्रोजन क्षारक होगा, नाइट्रोजन बेस और प्लस शर्करा, तब क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। तो बस इतना ऐसे लिख लो। जब ये नाइट्रोजन बेस पूछेगा ये क्या होता है, जब नाइट्रोजन बेस शर्करा और फास्फेट समूह हो तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? जब नाइट्रोजन बेस और शर्करा मात्र दो ही चीजें होती हैं तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। करो आपकी बची हो तो सोच लो, इतनी चीज मिटा दें, ठीक है। अब बात आती है, ये जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, क्वेश्चन पूछेगा डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, जैसे तुम्हारी चोटी आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है? हमेशा भाई बारी की चोटी जो बनती है ना, इसी से कैसे जुड़ी रहती है? बंद के द्वारा। चोटी में यहाँ बंद, चोटी कैसे आपस में जुड़ी रहती है? आयठन के द्वारा जुड़ी रहती है, आयठन। तो जैसे ये रस्सी ऐसे है तो ये भी, इसमें भी आयठन। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती। केमिस्ट्री में पढ़े हो ना हाइड्रोजन बॉन्ड, याद कर लेना। ये जो डबल लाठी से ये बनाते थे ना, ये डबल, यही क्या होते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ी रहती है। सुनो, पहला पॉइंट, डीएनए जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। इसके बाद डीएनए में 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थायमीन और ग्वानिन, साइटोसिन। ये पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थायमीन और ग्वानिन और साइटोसिन। आगे इससे पहले आगे वाली बात है, इसमें मालूम क्या होता है? जो एडेनिन होता है, एडेनिन बोले तो एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ डबल बंध के साथ जुड़ता है, द्विबंध के साथ। ये समझ लीजिएगा, जो एडेनिन होगा मतलब एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ ऐसे जुड़ेगा, इस प्रकार से। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ ऐसे। देखो, चाहे एडेनिन के साथ बोलो थायमीन को, चाहे थायमीन के साथ एडेनिन बोलो, बात तो एक है ना। चाहे मम्मी के साथ पापा गए हैं और चाहे पापा के साथ मम्मी गई है, बदल जाएगी बात तो एक ही होगी भाई। जैसे तुम कहो मम्मी के साथ पापा, नहीं, मम्मी के साथ पापा कहाँ है? पापा के साथ मम्मी आई है, ऐसा बोलोगे? सनी देखो, तो चाहे थायमीन के साथ एडेनिन बोलो, बात एक ही। सेम ऐसे ही ग्वानिन
ग्वाइनिन, ग्वाइनिन हमेशा किसके साथ? साइटोसिन, ये लिखा है साइटोसिन के साथ, त्रिबंध के साथ, त्रिबंध का मतलब मालूम कैसा होगा? जैसे ये ग्वाइनिन होगा और 3 बंध, ये या तो सी लगा होगा इधर और 3 बंध और इधर जी, ऐसे ये जुड़े रहते हैं। ये बताओ, बात समझ में आई? अब देखो कैसे जुड़े रहेंगे, इसमें देखो, अगर यहाँ पे ए है, इधर यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए मान लो। सुनो, अब बताओ ए हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? ए हमेशा टी के साथ, तो यहाँ इधर टी होगा। जी हमेशा किसके साथ? सी, तो यहाँ सी। टी हमेशा किसके साथ? ए। जी हमेशा किसके साथ? जी। ए हमेशा किसके साथ? टी। जी हमेशा किसके साथ? ए हमेशा किसके साथ? टी। टी हमेशा किसके साथ? ए। जी हमेशा किसके साथ? सी। और सी किसके साथ? जी, ऐसे। और ए किसके साथ? टी, ऐसे। तो इसको यहाँ ना लिख के ए लिख दूँ, यहाँ पे, यहाँ लिख दूँ। अब सुनो, ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, लेकिन किस बंध के साथ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड कीजिए। देखो लिखा है कि नहीं, ए टी के साथ द्विबंध, तो इनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे? जी और सी के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ये श्रृंखला ऐसे बनी होती है। ये काहे की संरचना हो गई? डीएनए की। आगे देखो नंबर नेक्स्ट। अब ये देखना है कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए का व्यास, अब एक बात बताओ, व्यास मालूम किसे कहते हैं? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना व्यास, या व्यास की आधी त्रिज्या होती है। जैसे ये कोई सर्कल, ये गोला बना दे ये, तो यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या, और ये पूरी दूरी व्यास। तो ये जो इतना ये वाली दूरी होती, ये वाली यही क्या कहलाता है? व्यास। इसका जो व्यास होता है ना, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। तथा अच्छा, अर्धव्यास अगर पूछे इसका 10 नहीं बनना, बंद हो गया। कैसे हो गया? इसमें कुछ लिख के आ गया है यार, बिगड़ गया ना, बन रहा था भाई। सुनो, डीएनए का व्यास अगर बात करें हम 20 एंगस्ट्रॉम, अर्धव्यास कितना होगा? 10। 20 का आधा कितना? तथा अर्ध व्यास 10 एंगस्ट्रॉम। कितना? 10 एंगस्ट्रॉम होता। अब सुनो, इधर आएगी एक पॉइंट। अगर कभी कभी मालूम क्या पूछेगा, ये जो 2 नाइट्रोजन क्षारक है ना, इनके बीच की दूरी, इधर भाई मान लो एक ये लोग हैं और एक ये लोग हैं, समझ रहे हो? ये सर, इनके बीच की क्या पूछेगा? दूरी पूछेगा। इनके बीच की दूरी मतलब ये कह सकते हैं 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य की दूरी, 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्म के बीच की दूरी। जैसे मान लो एक ये लोग, मान लो एक मेल ये है, एक फीमेल ये है, ठीक? ऐसे ना माने, एक मेल ये है, एक मेल ये, एक फीमेल ये है और एक फीमेल ये है। मतलब ये इनका जोड़ा है, ये इनका जोड़ा है। तो क्वेश्चन पूछेगा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, या इनको हम ऐसे उठा के रखें, मेल फीमेल, मेल फीमेल, फीमेल। क्वेश्चन पूछेगा इनके बीच की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी। तो सेम अब ये बताओ, ये 2 लोग, ये 2 तो हैं, लेकिन इनके जोड़े में ये भी तो हैं, तो क्या बोलेंगे? 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्म के बीच की दूरी, 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्म के बीच की दूरी, 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्म, युग्म का मतलब जानते हो? जोड़ा। युग्म के
मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। समझ में आया? मतलब ये जो बीच वाली दूरी है ये कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर कभी पूछ दे कि भैया 10 नाइट्रोजन या ये पूछेगा एक पूरे एक कुंडल ऐसे लिख दो 10 नाइट्रोजन क्षारक युग्म के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो एक बात बताओ, जब दो के बीच की इतनी दूरी होगी तो 10 की कितनी होगी? 10 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 3.4 में 10 की गुणा करोगे कितना आएगा? 34.0। हाँ, तो 34.34 आ गया। बाकी हम जीरो पीछे वाला छोड़ देंगे ना, तो कितना होगा? जब हम भाई 10 इधर इंटू 3.4 तो ये जीरो इसको चबा जाएगा ना, खत्म कर देगा। तो कितना बचेगा? 34 बचेगा। ठीक है, तो कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। 10 नाइट्रोजन क्षारक युग्म के मध्य की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब सुनो, इतना तो डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा नोट पॉइंट में। वो क्या है? ये जो संरचना बनाए हैं इसको बोला जाता है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। क्या बोलेंगे इसको? डीएनए का द्विकुंडलित डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। अब ये डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का है तो यही है। ये का है? डीएनए का द्विकुंडलित। एक कुंडल ये संरचना एक, यही क्या कहलाएगा? द्विकुंडलित मॉडल। क्वेश्चन मालूम कैसे पूछा जाएगा? एक वैज्ञानिक होंगे वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल 1953 में प्रस्तुत किया था। मॉडल 1953 में प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये याद रखिएगा कि मतलब अगर कभी पूछ दिया जाए कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था तो वाटसन एवं क्रिक। और यही सब बातें बता डाली थी, यही सब बातें बताई थी। तो कब? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल 1953 में प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या बताया था? यही। और एक बात डीएनए से बारे में बता दें, जो डीएनए होता है, डीएनए जो हमारी कोशिका होती है, ह्यूमन कोशिका, मानव कोशिका, और आपको मालूम है मानव कोशिका को आप कोशिका को देख नहीं सकते। अगर हम आपके ऐसे हाथ लगा दें तो लाखों कोशिका आ जाएंगी। एक कोशिका को आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते। जिस कोशिका को आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते ना, उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए पाया जाता है। 2 मीटर का डीएनए पाया जाता है। याद रखने वाली बात है। आप एक कोशिका को देख नहीं सकते, मुंह धुले जाके मतलब थूक दें, कुछ भी करें, मतलब एक कोशिका तो आप देख ही नहीं सकते। और जिस कोशिका को आप देख नहीं सकते उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए पाया जाता है। अब ये पूरी बात आप लोग लिख लो।